तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा फ्रेंड्स, हमने अक्सर सुना है कि जब हम जो है ना वो किसी के बारे में फीडबैक देते हैं या हम किसी के साथ किसी बंदे को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम कभी कभार ये कहते हैं यार उसके बारे में क्या बात करनी, वो तो हिटलर टाइप इंसान है, वो तो यार वो इतना सख्त है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने टीचर को कह रहे थे यार वो बड़ा हिटलर है टीचर, यार ये वो फलां बंदा है तो फलां बंदा है। फ्रेंड्स, कभी आपने इसके बारे में ये सोचा है कि ये हम हिटलर के साथ क्यों कंपैरिजन उसका कर रहे थे, क्यों कंपेयर हम कर रहे होते हैं हिटलर को अपने किसी बंदे को। ठीक है, हिटलर के बारे में हम क्या जानते हैं, मतलब सिर्फ हमें इतना ही पता है कि अगले बंदे से सुना है कि यार वो हिटलर है। हिटलर नाम आते ही जो है ना वो हम ये कह देते हैं कि यार ये कोई बड़ा सख्त मिजाज आदमी था, ये बहुत जो है ना वो गुस्से वाला आदमी है और ऐसा है तो वैसा है। ठीक है, लेकिन हमें उसकी पूरी लाइफ, उसकी अपनी हिस्ट्री, उसके ऊपर क्या बीती है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो कौन था, कहाँ पैदा हुआ, उसका फॉल एंड डाउन क्या था, उसका अरूजो ज़वाल जिसको कहते हैं वो क्या था, उसने कैसे जर्मनी पे हुकूमत की, उसने जो है ना वो कैसे तिगनी का नाच नचाया पूरे जो अमेरिका, यूरोप और बरतानिया और जो सोवियत यूनियन थी, इनको कैसे तिगनी का नाच नचाया। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आज हम इधर डिस्कस करेंगे इस आपके साथ वीडियो में, और ये भी देखेंगे कि आज का जो लेटेस्ट जर्मनी है या जो इसके बाद का जो जर्मनी है, आप ये कह सकते हैं डिक्टेटरशिप के बाद का जो जर्मनी है, हिटलर की डिक्टेटरशिप के बाद का, उसके बाद जर्मनी क्या सोचता है और पूरी दुनिया क्या सोचती है। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि एक बंदा जो है ना वो अगर हिटलर के साथ कंपेयर कर रहा होता है किसी को तो फिर वो ठीक करता है या नहीं, फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है ना वो खुद इसको जज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हिटलर का पूरा नाम जो था वो एडोल्फ हिटलर था। ठीक है, ये तकरीबन दुनिया में आप ये कह सकते हैं कि 1889 से 1945 तक जो है ना वो जिंदा रहा। कम अज कम इसकी 55 साल जो है ना वो 55-56 साल एज थी, और इस एज के अंदर इसने दुनिया में ऐसा नाम कमाया। आप ये कह लें कि अच्छा नाम कमाया या बुरा कमाया, ये आपने खुद डिसाइड करना है। ठीक है, और इस बंदे ने 20वीं सदी में दुनिया को तिगनी का नाच नचाया, और जिसे कहते हैं ना नाको चने चबाना, वो इस बंदे ने काम किए। तो फ्रेंड्स, एडोल्फ हिटलर जो है वो 1889 में 30 अप्रैल को ऑस्ट्रिया का जो शहर है ब्राउनो एम एन, उसमें पैदा हुआ था। उसका एक कस्बा है, शहर नहीं है, सॉरी। ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप का एक सिटी है जो कि आज भी मौजूद है दुनिया में, तो वहां पे ये पैदा हुआ। ठीक है, जब ये वहां पैदा हुआ तो बचपन में ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा लाइक था, लेकिन इसके जो वालिद थे ना लुइस हिटलर, वो जो है आप ये कह सकते हैं वो भी बहुत एक सख्त गीर इंसान थे, बहुत ज्यादा आप ये कह लें कि गुस्से वाले आदमी थे। ठीक हो, और वो एक सरकारी कस्टम ऑफिसर थे और ऑस्ट्रिया में ही ये करते थे, जॉब करते थे। और ये खुद जो इनका खानदान है, हिटलर जो है ये एक रोमन कैथोलिक खानदान था, मतलब ईसाई जो मसलक है या मजहब है उससे ताल्लुक रखता था। अब जो इसकी मदर थी, वालदा थी जो हिटलर की, उनका नाम क्लारा हिटलर था, और वो जो है ना वो एक नरम दिल इंसान थी और वो हिटलर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। अब होता यह है कि हिटलर बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ाकू जैसे आम लोग थे उस तरह था, लेकिन जो माशी हालात थे वो हमारी तरह ही, जिस तरह आम पाकिस्तानी लोगों के होते हैं उस तरह थे। कोई बड़ा कोई जागीरदार टाइप आदमी नहीं था। ठीक है, जिंदगी की तकलीफें वगैरह उसने सब कुछ देखी हैं। अच्छा, उसका बाप इतना सख्त था हिटलर का कि जो उसका नाम था लुइस हिटलर। ठीक है, अब वो जो लुइस हिटलर था वो अपने घर में सख्ती वाला माहौल बना के रखता था, और हिटलर जो जूनियर हिटलर है, जो कि जिसको अडोल्फ हिटलर कहते हैं, जो जिसको पूरी दुनिया जानती है, वो उसको अपने बाप की पॉलिसी से बड़ी नफरत थी। वो सख्त गिर इंसान उसको पसंद नहीं था। तो वो कहता था यार ये कैसा है मेरे घर में, मतलब आपस में इनकी लड़ाई वगैरह होती रहती थी। ये इनकी बचपन की जिंदगी बता रहा हूँ। जो अडोल्फ हिटलर जिसकी हम आज हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, उसको जो है वो आर्टिस्ट बनने का शौक था, वो आर्ट्स के साथ बहुत ज्यादा लगाव था उसका। लेकिन जो उसका बाप था लुइस हिटलर, वो चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह एक सरकारी मुलाजिम बने। ठीक हो गया। अब इसने अपने आर्ट्स की खातिर जो है वो स्टार्ट में जो उसने इब्तदाई तालीम हासिल की ऑस्ट्रिया के अंदर ही, वहां पे इसने बड़ा लाइफ फाइक पढ़ा। उसके बाद ऑस्ट्रिया का अपने जमाने में एक मशहूर स्कूल था वियना के अंदर। ठीक है, वहां पे उसने एडमिशन लेने की कोशिश की, आर्टिस्ट बनने की कोशिश की, लेकिन वहां पे इसको एडमिशन नहीं मिला। 2 दफा इसका एडमिशन रिजेक्ट हो गया, और फिर ये एक किस्म का कसम पुर्जी की जिंदगी गुजारने लगा। इसके वालिद की डेथ होगी उसके बाद, और ये जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इसने 24 साल अपनी जिंदगी के गुजारे, और 1913 में इसने ऑस्ट्रिया का वो मुल्क छोड़ा और मूव किया जर्मनी में। जर्मनी में क्यों मूव किया इसने, ऑस्ट्रिया क्यों छोड़ा, इसके रीजन ये थे
कि ये जब ऑस्ट्रिया में रहता था तो ऑस्ट्रिया में जो यहूदी थे वो बहुत ज़्यादा तगड़े इंसान होते थे, वो बहुत ज़्यादा हर मतलब एक किस्म के वो कम्युनिस्ट लोग थे, वो सरमायादार लोग बने हुए थे, कैपिटलिज्म वहाँ पे था। यहूदी बड़ी-बड़ी इमारतों, बिल्डिंग, सरकारी ओहदों पे और मईशत में उनका बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर में उनका नाम था, वो हर जगह छाए हुए थे। लेकिन ये जो हिटलर था, इनका जो खानदान या ये जो यूरोपीय लोग थे ना, ये एक्चुअल में यूरोप थे, ठीक है ना? तो ये बड़े उनसे तंग होते थे, इसके नज़रियात ऐसे थे, ऊपर से इसके घर में से कशीदगी होती थी, वहाँ का डिप्रेशन और फिर बाहर इसने देखना कि मुझे जॉब नहीं मिली और ना ही मुझे जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि मुझे मुझे एडमिशन मिला मेरे उस वियना स्कूल में आर्टिस्ट आर्टिस्ट बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। तो फिर इसके ज़हन में जो है ना एक नस्ल परस्ती के और मुफाद परस्ती के जो ख़्यालात हैं ना वो सामने आए, ठीक है? और इसने जो है ना वो मूव किया ऑस्ट्रिया को छोड़ा और जर्मनी मूव किया और जर्मनी ये मूव करने की एक और मेन वजह ये थी कि वो कहता था कि ऑस्ट्रिया में यहूदी हैं, तो मैं जब जर्मनी जाऊँगा तो अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ मिलके यूरोपियन लोगों के साथ जो है वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जर्मनी की खिदमत कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूरोप के ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं। तो 24 साल ये गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार के जर्मनी आ गया 1913 में, ठीक हो गया। जब 1913 में ये जर्मनी आया, तो इसने देखा कि जर्मनी के अंदर तो हालात ही और ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। तो इसने यहाँ पे भी आके मेहनत मज़दूरी की और तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1919 में सॉरी जब 1913 में जब ये जर्मनी आया तो इतने हालात जर्मनी के ख़राब हो चुके थे कि 1 साल बाद 1914 में 1914 में पहली जंग-ए-अज़ीम होगी जिसको वर्ल्ड वार 1 भी कहते हैं, ठीक है? और ये जो जंग हुई थी, ये हुई थी जर्मनी और ये जो बरतानिया और अमेरिका और सोवियत यूनियन इनके खिलाफ हुई थी, ठीक है? क्यों हुई थी? इसके और बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन ये जंग हुई, ठीक है? और ये जंग जब हुई तो इसमें जर्मनी को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई और इतनी बुरे तरीके से शिकस्त हुई कि इन्होंने इसका मुहाज़रा कर लिया, पूरा का पूरा जर्मनी को ब्लॉक कर दिया। ये जो इत्तेहादी फ़ौजें थी, ये जो आप कह लें कि नेटो फोर्सेस एक किस्म की जो होती हैं इनको अमेरिका जिसमें था, सोवियत यूनियन उस टाइम था और बरतानिया वगैरह था, ठीक है? फ्रांस, पोलैंड वगैरह इन सब ने जर्मनी को सही मारा और जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर जर्मनी का के साथ एक एग्रीमेंट किया, उसका एग्रीमेंट का नाम था एग्रीमेंट ऑफ वर्साई। उस वर्साई मुआहदे के तहत हुआ ये कि जर्मनी को उन्होंने आज़ाद कर दिया और आज़ाद करने के बाद जो है वो फिर इन्होंने जो मतलब ये कह लें कि उस एग्रीमेंट के तहत जर्मनी से ये शर्तें मनवाई कि आप अपनी फ़ौज जो है ना वो इतनी उसमें ग्रोथ नहीं करेंगे, फ़ौज अपना डिफेंस कम करेंगे, आप लोग मईशत में इतनी तरक्की नहीं करेंगे, उसके ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस पाबंदी जर्मनी के ऊपर लगा दी। तो ये और ज़्यादा डिसहार्ड हो गया हिटलर कि ये जो मतलब ऑस्ट्रिया से मैं आया था और इधर आके जर्मनी में मैं अच्छे मुस्तकबिल, अच्छे फ्यूचर के लिए आया, लेकिन यहाँ पे आके दोबारा जो है वो जर्मनी के हालात जो है ना वो ऑस्ट्रिया से भी अबतर हैं। तो ये बड़ा डिसहार्ट हो गया एक किस्म का। तो 1914 में जो है ना वो जर्मनी ने जब जंग छेड़ी वर्ल्ड वार 1 तो इसको शिकस्त हुई और वो डिसहार्ट हो गया। यहाँ तक तो स्टोरी आपको समझ आ गई। उसके बाद इसने क्या किया जब जर्मनी की पहली जंग-ए-अज़ीम खत्म हुई वर्ल्ड वार 1 तो फिर इसने आप ये कह सकते हैं कि 1919 में 1919 में जो है ना इसने सियासत में कदम रखा। इसने सोचा कि यार ऐसे तो काम नहीं हो सकता। जर्मनी के हालात खराब है, रोज़गार नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, फ़ौज नहीं है, ठीक है? डिफेंस नहीं है। तो जब तक मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, तो जर्मनी का हालात नहीं बदल सकते। तो फिर ये पॉलिटिक्स में आया 1919 में। फिर इसने एक उस टाइम की जर्मन पार्टी थी, उसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी। उसमें जो है ना वो इसने शमूलियत इख्तियार की, उसमें उसका एक रुकन बन गया, मेंबर बन गया। 1 साल के अंदर इसको जॉइन किया हुआ था 1919 में, 1920 में इसने 1 साल के अंदर-अंदर इसने उस पार्टी के अंदर इतनी इतनी इन्फ्लुएंस रख ली और इतनी जो है वो लोगों के साथ मेल-मिलाप रख लिया कि ये बड़े ओहदे तक पहुँच गया और आप ये कह लें कि प्रेज़िडेंट के ओहदे तक पहुँचा 1 साल के अंदर और क्यों पहुँचा? क्योंकि इसके मुँह से जो अल्फ़ाज़ निकलते थे, शोला बयानी थी, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी। ये लोगों को अपने प्रोपेगेंडा आप कह सकते हैं या नस्ल परस्ती की तरफ उभारता था और जर्मनी के हालात वैसे ही तंग थे उस एग्रीमेंट के बाद से तो ये लोगों को रेडियो, टेलीविज़न वगैरह पे लोगों को कहता था कि जर्मनी को ग्रेट बनाना है हमने दोबारा से और जर्मनी जो है
है, नस्ल परस्त है, कौम है, हम ही आगे निकलेंगे, यहूदी हमारे मुखालिफ हैं, हमारा जो गद्दार लोग हैं वो यहूदी हैं, क्योंकि हमने जो जंग हारी है जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर वन, वो इन यहूदियों की वजह से हारी है। इन्होंने जो है ना वो हमारा साथ नहीं दिया, ये लोग जो है ना वो सिर्फ लूटने आए हैं और यूरोप इस तरह सारा का सारा खा जाएंगे। ये इसने ऐसे ऐसे बयानात दिए, ऐसी ऐसी तकरीरें की जो कि पूरे उस टाइम मीडिया पे और पूरी जर्मनी में मशहूर हुई, और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया, उठाया, और पार्टी के आम रुकन से 1 साल के अंदर ये पार्टी का प्रेसिडेंट टाइप बन गया। ठीक हो गया। 1920 में जब ये बना, तो उसके बाद पार्टी की बागडोर इसके हाथ में आई ना जब, तो इसने पार्टी का टोटल नाम ही चेंज कर दिया। पहले पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, इसने उस पार्टी का नाम चेंज करके नाजी पार्टी रख दिया, जिसको हम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी कहते हैं। उसने नेशनल सोशलिस्ट का नाम लगा दिया साथ, क्योंकि कौम परस्त जिसको बोलते हैं, ठीक है, कौम परस्त मतलब हम अपनी ही कौम है। वो जर्मन के अलावा किसी को पसंद नहीं करता था, वो आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखता था। वो कहता था यूरोप के लोग जो सफेद फार्म है ना, व्हाइट पीपल, वही असल यूरोप के और जर्मनी के मालिक हैं, बाकी यहूदियों के वो मालिक नहीं है यहाँ के यूरोप के। और वो यहूदियों को बहुत ज्यादा मुखालिफ था, और रोमन जो लोग हैं उनके भी बहुत ज्यादा मुखालिफ था। तो 1920 में इसने उस पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया, जिसको नाजी पार्टी भी कहते हैं। नाजी इसलिए कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि नाजी जो है वो एक NAZI, इसे नेशनल सोशलिस्ट इसका एब्रीविएशन बनता है, और जर्मनी में पूरा एक नाम है जिसकी वजह से इसको शॉर्ट फॉर्म में नाजी कहते हैं। क्लियर हो गए यहाँ पे। अब उसके बाद इसने क्या किया कि 1923 में इसने जो जर्मनी की उस टाइम की हुकूमत थी, जो कि आप ये कह लें कि इंडिपेंडेंट तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती थी उसके बर्तानिया अमेरिका वगैरह के अंडर, तो उसने इसका तख्ता उल्टने की कोशिश की। तख्ता कैसे उल्टने की कोशिश की? उनके साथ बगावत की। ठीक है, बगावत ऐसे की कि इसने जो उनके कुछ ओहदेदार थे उस टाइम, कुछ जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, एक बेरर हॉल जो है ना वो एक जगह है जर्मनी के अंदर, उस हॉल के अंदर इन्होंने उसको किडनैप कर लिया, उनके मिनिस्टर्स को, इसकी पार्टी के लोगों ने, जो हिटलर की जो पार्टी है इसने, और किडनैप करके उनको कहा जी कि अपना इक्तदार छोड़ दो, अपनी गवर्नमेंट छोड़ दो, वरना हम इनको मार देंगे। ठीक हो गया। लेकिन जो वहां की उस टाइम की पुलिस थी जर्मनी की, और जो जर्मनी की फौज थी, उन्होंने इस बगावत को नाकाम बनाया, और हिटलर के ऊपर बगावत साबित हुई अदालत के अंदर, और फौज और पुलिस ने हिटलर को पकड़ा और 5 साल के लिए जेल भेज दिया। लेकिन वो एक अलग बात है, क्योंकि वो पॉपुलर लीडर बन चुका था अवाम के अंदर, और सिर्फ मफाद परस्त की वजह से, कौम परस्त की वजह से, क्योंकि वो तकरीरन लोगों के अंदर ऐसे ही झाड़ता था। तो लोगों ने जब उसको देखा, तो वो 5 साल की बजाय सिर्फ 9 महीने के अंदर अंदर ही वो जेल से बाहर आ गया, क्योंकि जर्मनी की हुकूमत को उस टाइम इसको छोड़ना पड़ा, वो इतना पॉपुलर लीडर बन चुका था। ये 1923 की बात है। उसके बाद 1923 के बाद इसने अपनी पार्टी के अंदर जदोजहद स्ट्रगल जो है ना वो जारी रखी, और मजीद अपने आप को इम्प्रूव करता गया। और इम्प्रूव करने की जो मेन वजह थी वो यही थी कि ये जो है ना वो नेशनलिस्ट लीडर बनना चाहता था। तो फिर हुआ ये कि 1933 में जो है ना 1933 में, कम से कम आप ये कह लें 12-13 साल की मेहनत के बाद, ये जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बना वो इस तरह बना कि जो उस टाइम जर्मनी का जो सदर था, उसकी जब डेथ हुई, तो जर्मनी के चांसलर ने इसको सदर बनाया। ठीक है, अब वो जो जर्मनी का उस टाइम चांसलर था, उसको पता था कि अगर मैं इस हिटलर को सदर बनाऊंगा 1933 में, तो ये मेरी जगह भी खा जाएगा। लेकिन हुआ भी ऐसे ही, उस चांसलर ने इसको सदर बनाया अडोल्फ हिटलर को 1933 में जर्मनी का। जब 1 साल बाद 1934 में, 1934 में, वो जो वुवन हेडनबर्ग जो चांसलर था जर्मनी का, वो जब मर गया, तो इसने उस चांसलर के और अपने सदर के इख्तियारात खुद ले लिए, और एक किस्म का डिक्टेटर बन गया। हालांकि इसको चाहिए था कि नया चांसलर कोई और बनता, लेकिन इसने उस चांसलर और इस जो आप ये कह सकते हैं कि जो सदर है उसके इख्तियारात ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि ये उस टाइम फौजी था। फौजी कैसे था, मैं आपको एक छोटा सा इसका हिस्सा बताता चलूं कि ये जब जर्मनी में आया, तो मैंने आपको बताया कि इसने जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के अंदर हिस्सा लिया। क्यों हिस्सा लिया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ये जर्मनी आया था फ्यूचर अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए 1914 में। ठीक है, जब 1914 में इसने जंग में हिस्सा लिया, इसने एज अ फौजी रजा कराना तौर पे जो है ना वो वॉलंटियरली अपनी जर्मन फौज में हिस्सा लिया, और इसने कहा कि मैं जर्मनी को दोबारा गेट बनाऊंगा। लेकिन वो एक अलग बात है कि जर्मनी वो जंग हार गई थी, तो वो डिसहार्ड हो चुका था। तो तब जो है ना ये एक फौजी के तौर पे उस टाइम ये सियासत में भी दाखिल हो चुका था 1914 से। तो अब 1933 में ये एक फौजी जनरल भी था, और ये पॉलिटिशियन भी था, और जर्मन का सदर और चांसलर भी बन चुका था।
इसने 1933 से लेके 1945 तक इसने तकरीबन 12 साल जर्मनी के ऊपर हुकूमत की और डिक्टेटरशिप की हुकूमत की है, लोग ये कहते हैं। लेकिन जर्मनी के जो लोग हैं वो इसके दौर को बहुत अच्छा गिनते हैं, क्योंकि इसने जर्मनी के अंदर अपने उस दौरे हुकूमत में, अपने इस एरा में, अपने इस रूल में जर्मनी की फौज को दोबारा पावरफुल बनाया, एम्पावर किया। इसने जर्मनी के अंदर नए डिफेंस सिस्टम लाया, इसने जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसको पहाड़ों के ऊपर खड़ा कर दिया। इसने लोगों को जॉब्स दी, यूथ को जॉब दी और इसने साथ मिलाया इन सबको। ठीक है, इसका नो डाउट ये बहुत अच्छे तरीके के काम थे, लेकिन ये नस्ल प्रस्त आदमी था। ये इसका एक नजरिया था, ये सोचता था कि जो हम यूरोपियन लोग हैं वो यहूदियों के ऊपर रहने के लिए बने हैं, और जो आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा यूरोप है उसको यहूदियों से हमने साफ करना है। ये इस तरह के नजरियात और ये जो है ना ख्यालात रखता था, जिसकी वजह से जो बाहर की जो दुनिया है, जर्मनी से बाहर, आप जिसको बर्तानिया, अमेरिका, सोवियत यूनियन, पोलैंड वगैरह, ये इसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि ये इनको ऊपर जुल्म ढाता है। और इसने जब ऊपर आया, इक़्तिदार लिया, इसने चांसलर बना, तो इस एडोल्फ हिटलर ने चुन चुन के अपने मुखालफिन को मारा, इसने कत्ल किया उन सबको और जेलों में डाला। इसने बेशक इसके पॉलिटिकल मुखालिफ थे या जो बाहर के यहूदी मुखालिफ थे, ये समझता था कि हमारी नस्ल के अलावा कोई बंदा भी जो है ना वो यहाँ पे कामयाब जर्मनी में नहीं हो सकता है। तो इसलिए चुन चुन के इसने अपने मुखालफिन को, यहूदियों को मारा। और 1949 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसने शुरू की पोलैंड के ऊपर हमला करके, तो इसने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा होलोकॉस्ट इवेंट किया। होलोकॉस्ट के बारे में आप को मैं ये बताता चलूं कि इसका मेन रीजन क्या था। इसका मेन रीजन वही इसके ख्यालात थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसके जहन में पके हुए थे, और जो कि जर्मनी में रहते हुए भी ये कहता था कि यहूदी ही हमारी पूरी यूरोप की जो शर्मिंदगी है उसका बायस बनते हैं, और यही लोग गद्दार और साजिशी हैं जो कि अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलते हैं। तो होलोकॉस्ट इसने 1941 में शुरू किया। 1939 में इसने पोलैंड के ऊपर हमला करके दोबारा वर्ल्ड वॉर टू शुरू की। वर्ल्ड वॉर टू शुरू करने का मेन रीजन वो ये है कि ये चाहता था कि पूरे यूरोप के ऊपर, जो खास तौर पे शुमाली और मगरबी यूरोप है, वेस्ट और नॉर्थ यूरोप जो है, इसके ऊपर हमने कब्जा करना है। और हमारा जो बुनियादी ईमान का हिस्सा है वो ये है कि जो पूरा जर्मनी है वो आगे फैले यूरोप तक, और यहाँ से यहूदियों को निकाला जाए। तो ये उसने पहली वर्ल्ड वॉर वन का बदला लेने के लिए मेन रीजन में इसने वर्ल्ड वॉर टू शुरू की, और खुद शुरू की। क्यों? क्योंकि इस टाइम वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, उसकी पावरफुल फौज थी, उसके पास डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा, टैंक, गोला बारूद सब कुछ था। तो इस बंदे ने वर्ल्ड वॉर टू पोलैंड के ऊपर हमला करके शुरू कर दी। और वर्ल्ड वॉर टू जो है वो 1939 से शुरू हुई और 1945 तक जारी रही, तकरीबन 6 साल। ठीक है, अब इन 6 सालों में अब मुझे बताएं एक मुल्क कितनी की देर तक जंग लड़ सकता है। वो जो जर्मनी की फौज थी, आप ये कह सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए जंग के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो एक पावरफुल फौज जरूर थी। उसने पोलैंड के ऊपर हमला किया, उसने नॉर्थ की यूरोप के ऊपर भी हमला किया, उसने वेस्ट की साइड के ऊपर भी हमला किया, और फिर इसका दिल तब भी नहीं भरा, इसने फ्रांस के ऊपर भी हमला किया। इसने कब्जे में ले लिया तकरीबन सारा का सारा यूरोप। जब इसने देखा कि मेरा दिल नहीं भर रहा है, तो इसके कुछ गलत फैसले थे, जिनमें से एक इसका सबसे बड़ा गलत फैसला, जो कि आप ये कह लें कि हिस्ट्री के लोग हैं वो लिखते हैं, और वो ये है कि इसने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया। सोवियत यूनियन उस टाइम भी खुद बला थी। ठीक है, इसने जर्मन फौजें भेजी और सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया। सोवियत यूनियन उस टाइम सर्बिया वगैरह, ये आपको पता है रशिया कितना बर्फीला और ठंडा इलाका है, आर्कटिक रीजन के साथ लगता है। तो जर्मन फौजें जो है वो इसके साथ लड़ने के मुवाफिक नहीं थी, इस इन्वायरमेंट में नहीं लड़ सकती थी। जर्मन फौज ने हर जगह पे मुहाज खोला हुआ था। ये इसके नाकामी के सबब मैं आपको बता रहा हूँ, हिटलर के। और इसके कुछ गलत फैसले थे, ये कि सबसे बड़ा जो इसका गलत फैसला था, इसने सबके ऊपर कब्जा किया। लेकिन जब इसने सोवियत यूनियन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और हमला किया वर्ल्ड वॉर टू में, तो फिर सोवियत यूनियन से रहा नहीं गया, फिर अमेरिका भी बीच में आया, फिर पोलैंड, उसके बाद फ्रांस, और इसके बाद बाकी जो दूसरे मुल्क थे, यूके वगैरह, इन सब ने एक इत्तेहाद बनाया और सोवियत यूनियन भी बीच में आया, और फिर इन्होंने जो है ना वो इस हिटलर के ऊपर हमला कर दिया जर्मनी में। और ये जो जितनी भी इत्तेहादी फौजें हैं, इन्होंने, आप ये कह लें, मुहासरा कर लिया, इसको ब्लॉक कर लिया बर्लिन के ऊपर, और बर्लिन पूरे का पूरा कैपिटल सिटी जो है ना वो अंदर बंद हो गया। और फिर इसने जान छुड़ा के भागा। क्यों? क्योंकि जर्मन फौज उस टाइम ये मुकाबला कर नहीं सकती थी। कुछ फौज नॉर्थ साइड पे लगी थी यूरोप के, कुछ जो है ना वो वेस्ट में लगी थी, और कुछ फौज जो है ना यरगमाल बनाया हुआ था सोवियत यूनियन ने। तो मुझे बताएं कि कितनी की फौज जो है ना वो इतना लड़ सकती थी जर्मनी की, और वो भी 5-6 साल। तो फिर जो है ना इत्तेहादियों ने जर्मन के ऊपर कब्जा करके जो है वो इसको भगा दिया।
अब ये दिखता था कि मुझे जो है ना वो पकड़ा जाएगा और ज़िंदा मार दिया जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि मुझे शर्मिंदा किया जाएगा लोगों के सामने। तो इससे बेहतर है कि मैं जो है ना वो खुद ही जो है ना वो खुदकुशी कर लूँ। तो इसने सुसाइड किया और इसने अपनी मौत से कुछ घंटे तकरीबन थोड़ी देर पहले कबल जो है वो एक औरत से शादी की, और शादी करने के बाद जो है वो आप ये कह सकते हैं कि इसने ज़हर खाया और खुद भी ज़हर खाया और अपनी बीवी, अपनी वाइफ़ को भी ज़हर दिया, और एक जर्मन जो शहर है बर्लिन, उसके अंदर दूर-दराज़ किसी इलाके में एक बंकर बनी हुई थी, फ़ौजी बंकर, उसके अंदर, क्योंकि जर्नल था ये। तो इस फ़ौजी बंकर के अंदर उसने पहले पहले इसने जो है ना वो ज़हर खाया, अपनी वाइफ़ को भी दिया और उसके बाद गोली मार दी, और इसने खुदकुशी करके अपनी पूरी लाइफ़ का जो है ना वो यहाँ पे खात्मा कर दिया। तो फ्रेंड, ये पूरी की पूरी इस हिटलर की स्टोरी थी। इस हिटलर की स्टोरी में होलोकॉस्ट का जो सबसे बड़ा मेन जो इवेंट आता है वो पूरी दुनिया इसको याद रखती है। इसने इस होलोकॉस्ट इवेंट के अंदर तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया, और सिर्फ इन यहूदियों को नहीं, बाकी जो रोमन लोग थे, बाकी जो और जो दूसरी दुनिया से लोग आए हुए थे, दूसरी कंट्री से लोग आए थे, उन सबको इसने मारा, ठीक है? और क्यों मारा? इसके नज़रियात वही थे कि जर्मन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्मनी के सफ़ेद फ़ार्म रह सकते हैं, और पूरा यूरोप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जर्मनी का है, और जर्मनी के लोगों को रहने के लिए और जगह चाहिए, और इस और जगह के लिए कोई भी इसके रास्ते में आएगा तो हम उसको मारेंगे। ये इसके ख़्यालात थे, नस्ल परस्त और नेशनल परस्त, ये ख़्यालात का मालिक था, जिसकी वज़ह से आज जो है ना वो पूरी दुनिया इसको डिक्टेटरशिप के तौर पे याद रखती है। अब जो मौजूदा जर्मनी है या उसके बाद का जर्मनी है, अभी मैं आपको बताता चलूँ, जब इसने पूरी इत्तेहादी फ़ोर्सेज़ ने इस बर्लिन के ऊपर कब्ज़ा किया और जर्मन फ़ौज हार गई, तो फिर इन्होंने जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक नॉर्थ जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी, और बीच में दीवार लगा दी। उसके बाद जाके कहीं अगर मैं आपको दोबारा हिस्ट्री बताऊँगा यूरोप की, तो उसमें बताऊँगा कि फिर कैसे जर्मनी दोबारा इकट्ठा हुआ 1990 में, जब इन फ़ौजों ने दोबारा से वहाँ से इनखला शुरू किया, मतलब यूके और यूएस वगैरह की फ़ोर्सेज़ ने। वरना ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी बिल्कुल ठप हो चुका था, और अब दुनिया के अंदर आप जर्मनी को दोबारा अपनी पावर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी। आप मुझे बताएँ अपनी फीडबैक, आपको इसमें क्या चीज़ जो है ना वो अच्छी लगी आपके लिए, क्या नॉलेजेबल थी? और आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं अपने कमेंट में। तो अपनी फीडबैक लाज़मी दें। इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह